हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं PT1 एडवांस नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। बेटा, these are the questions which we'll be discussing, that is paper 2. Please take the screenshots so that you can understand better. Thank you. ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर कह रहे हैं एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और देखता है रेन वर्टिकली डाउन उसको आती हुई दिखाई दे रही है, और जब उसने अपनी स्पीड 15 कर ली तो उसको दिखाई देता है रेन 45 डिग्री एंगल पे आ रही है वर्टिकल से। बेटा, अगर आदमी को दिख रहा है रेन उसकी तरफ आ रही है, बेटा अगर सपोज करो आप बॉल कैच करने के लिए दौड़ रहे हो, आपको फील होगा बॉल आपकी तरफ आ रही, तभी तो आप बॉल को कैच कर पाओगे। अगर आप बॉल को कैच करने के लिए दौड़ रहे हो और आपको फील हो रहा है बॉल आपकी तरफ आ रही, तभी आप बॉल को कैच कर पाओगे। आप इधर दौड़ रहे हो, आपको लग रहा है बॉल उधर जा रही, तो आप कैच कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप इधर दौड़ रहे हो, आपको लग रहा है बॉल उधर जा रही है, कैच कर पाओगे? नहीं भाई। आप तो तभी कर पाओगे जब आपको फील होगा आपकी तरफ आ रही है। दैट इज जब आपकी और बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो। बॉल हमेशा आपकी आंखों के ऊपर, आपको लगेगा आपकी तरफ आ रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पक्का हो गया रेन की 10 है। अगर आप ऐसे सोच सकते हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप ऐसे सोचें। अगर सिंपल मेथड क्या होगा, आप मान लीजिए एक्स कंपोनेंट रेन का u है और y कंपोनेंट v है। जब उसकी स्पीड 10 है तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको क्या दिखाई देगा? उसको लगेगा मैं रेस्ट पे हूं और वो अपनी वेलोसिटी पलट के 10 इधर को दे देगा। नाउ ही फील्स रेन इज कमिंग डाउन। इसका मतलब u और 10 कैंसिल हो गए, मतलब u और 10 बराबर होंगे, तभी कैंसिल हो गए। करेक्ट एंड करेक्ट करेक्ट। अब 10 रफ्तार है, u पता लग गया 10, v अभी भी नहीं पता। ये तो बताना पड़ेगा भैया। यही पूछा भैया, कह रहे हैं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब 15 कर लेगा तो क्या दिखाई देगा उसको? वो कहेगा भैया हम तो रेस्ट पे हैं, हम अपनी वेलोसिटी पकड़ के दुनिया को अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे। 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 5। अब 5 इधर हो गई वेलोसिटी और v नीचे, और उसको दिखाई दे रही है 45 डिग्री एंगल पे। बेटा रिलेटिव मोशन तो यही होता है ना, अपनी वेलोसिटी अपना एक्सेलरेशन पकड़ के दुनिया को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। बेटा हम आगे जाते हैं, हमको लगता है रोड पीछे जा रही है, दैट इज हम अपनी वेलोसिटी रोड को पीछे को दे देते हैं। ठीक है, तो v और ये 5, तो रिजल्टेंट क्या देगा? ये खत्म 45 डिग्री। अब ये 45 है तो tan 45 क्या देगा? 5/v। बेटा ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है ना। आप कह सकते हैं आइसोसेलेस v और 5 बराबर हुए, नहीं तो आप कह दीजिए tan 45 इज इक्वल टू 5 अपॉन v। तो यहां से v क्या आ जाएगा? 5। अच्छा, तो v आ गया 5 और u है 10। तो स्पीड क्या हो गई? वेलोसिटी क्या हो गई? ये 10 x डायरेक्शन में और 5 y डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा? स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज √125। 10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, 125, 5√5। दैट इज ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट बेटा? ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिलेटिव मोशन का है, बहुत ही आसान है। अगर आपने थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दिया होता तो थ्योरी में ऐसी चीजें बहुत कायदे से बताई जाती हैं, है ना। अगर आप पेपर में नहीं कर पाए थे बेटा, थोड़ी थ्योरी ध्यान से देखनी पड़ेगी। आपको नोट्स अच्छे बनाने पड़ेंगे थ्योरी के, ताकि आप बड़े आराम से क्वेश्चंस करते चले जाएं। पेपर में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारी थ्योरी हमको क्लियर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 10 वेलोसिटी इधर है। 10 वेलोसिटी बेसिकली एक एरोप्लेन है जिसकी एयर स्पीड 10 है, दैट इज वो स्टिल एयर में 10 से जा सकता है। फिर अचानक से विंड ब्लो करने लग गई 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, इधर को। तो कह रहे बताओ अब एरोप्लेन किधर को जाएगा? नॉर्थ से, पहले वाले डायरेक्शन से किधर को जाने लग जाएगा? बेटा देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, बेटा अगर आदमी ट्रक में है, अगर आदमी ट्रक में, वो ट्रक में आदमी इधर से इधर गया, तो यहां जो आदमी खड़े हुए हैं वो तो यही कहेंगे भैया ये इधर गया, लेकिन ट्रक भी तो एक्चुअली आगे गया है। तो
तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground. Definitely velocity of truck भी with respect to ground. तो velocity of man with respect to truck plus velocity of truck is velocity of man. Similarly velocity, बेटा अगर बर्ड, अगर आपने कई बार देखा होगा बर्ड को सीधे जाना होता है लेकिन ऐसे जा रही होती है, मुंह ऐसे करके जा रही होती, थोड़ा टेढ़े करके, और उड़ ऐसे रही होती। क्यों? क्योंकि बेटा एयर उसको इधर ले जा रही है, वो जाना इधर चाह रही है, एयर इधर ले जा रही है। तो टोटल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो बेटा अब हो क्या जाएगी, एक उसके पास खुद की वेलोसिटी और एक एयर तो 10 ले ही जाएगी, 10 एयर ले जाएगी और 10 से वो उधर जाएगा, 10 से तो इधर जा ही रहा है, 10 से एयर ले जाएगी तो वो इधर हो जाएगा बेटा। अब ये आप कह सकते हैं 10 इधर ले जाएगा और 10 इधर, बेसिकली ये दो वेक्टर्स का एडिशन हो जाएगा बेटा। ये दोनों वेलोसिटीज अब आ जाएंगी उसके पास, एयर तो उसको इधर लेके जाएगी और खुद से वो 10 से इधर जाएगा। तो बेटा नेट में किधर चला जाएगा? वो बिल्कुल बीचों बीच, दो वेक्टर्स जब बराबर है तो किधर जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच, दैट इज 30 डिग्री पे। अब वो कह रहे पाई बाय एन रेडियंस पे जा रहा है और एन की वैल्यू बताओ, तो एन क्या हो जाएगा? 6। एन क्या हो जाएगा? 6। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर हो जाएगा डी। मैं फिर बोल दे रहा हूं, एयर स्पीड है 10, विंड की स्पीड है 10, तो बेटा एरोप्लेन किधर को जाएगा? नॉर्थ से। ध्यान से देखिए बेटा, मेरी बात समझिए ध्यान से, वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, दैट इज 30 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 6 एंगल पे जाएगा। किधर, किस एंगल पे जाएगा बेटा? पाई बाय 6 एंगल पे जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं एक स्टोन को हमने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली एक टावर से, और हवा चलने के कारण उसके पास एक एक्सेलरेशन एफ आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसके कारण वो वहीं गिर जा रहा है बिल्कुल टावर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, है ना। अब बेटा देखो वेलोसिटी जो इधर को थी वो कह रहे हैं v है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो बेटा यहां पर जब वो वापस आ गया तो एस एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए एक्स डायरेक्शन में। पूछ रहे हैं हाइट कितनी है टावर की, अगर ऐसा हुआ है तो। अरे भैया बिल्कुल सिंपल है, आप पहले क्या कर लो कि टाइम निकालो ऐसे, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g के बराबर कर दो, यहां से h निकल जाएगा। नहीं है, थोड़ा गंदा लिख दिया, दोबारा लिख देते हैं √2h/g। ये जो टाइम लगता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि x डायरेक्शन में हवा चलने से, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आने से y डायरेक्शन का मोशन तो अनअफेक्टेड होगा, है ना। तो y डायरेक्शन में तो मोशन अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि y में तो g से ही नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन g ही है। तो बेटा अगर y में एक्सेलरेशन वही है, y में इंक्रीज इन वेलोसिटी वही होगा, y में टाइम ट्रेवल करने में वही लगेगा। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाइए x डायरेक्शन में, s हो गया 0, vt माइनस हाफ एफ टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन f इधर को आ रहा है विंड के कारण, तो यहां से t क्या आ जाएगा? 2v/f। बस इसको 2v/f के बराबर कर दीजिए। अब यहां पे स्क्वायरिंग करिए, बहुत शानदार तरीके से आप निकाल सकते हैं 4v²/f² g/2, तो क्या जाएगा 2v² g/f², विच इज ऑप्शन डी, है ना। तो बेटा कैसे किया मैं आपको फिर बता दे रहा हूं बेटा। एक्स डायरेक्शन में आपने s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, क्योंकि x में जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में बिल्कुल नीचे गिर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन 0 हो गई, vt माइनस हाफ एफ टी स्क्वायर, यहां से t निकाल लिया 2v/f, और जो नीचे गिरने में टाइम लगेगा √2h/g उसी के बराबर किया। बहुत शानदार तरीके से आपने h निकाल लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ मैन, बेटा एक ना आदमी क्या करता है, पैकेट को थ्रो करता है 4 मीटर पर सेकेंड से, वो एक बिल्डिंग पे है और कह रहे हैं 45 डिग्री एंगल पे शायद वो फेंक रहा है। द डिस्टेंस इज सेम एज द हाइट ऑफ द टावर। आइए देखते हैं, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, जरा ये रब कर लेते हैं फटाफट से। बहुत ही शानदार तरीके से मिटता चला जा रहा है, देखिए ध्यान से, मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, ये h है, ये भी h है। उसने उसकी तरफ एक पैकेट लिया और फेंका 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये पैकेट बिल्कुल बीचों बीच गिर गया। पैकेट जो गिरा है वो बिल्कुल बीचों बीच गिर गया टावर और फ्रेंड के, जो फ्रेंड को पैकेट देना था।
A man throws a packet from the top of a tower directly aiming at his friend who is standing on the ground at a certain distance from the base of the tower, and this distance is same as the height of the tower. If packet is thrown with a speed of 4 meters per second and it hits the ground midway between the tower and base, his friend, then height of the tower is. height of the tower पूछिए क्या होगी, h/2 पे गिर रहा है. सिंपल है भैया, पहले तो दो कंपोनेंट ले लो, ये h ये भी h, तो ये 45 डिग्री हो गया. तो बेटा 4 cos 45 4 sin 45 कर लेंगे. अब cos 45 sin 45 दोनों 1/√2 होते हैं, तो ये 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अब t टाइम में x में कितना जा रहा है, h/2. s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाओ x डायरेक्शन में. h/2 इक्वल टू 2√2t. अब y डायरेक्शन में लगाओ, h इज इक्वल्स टू, नीचे कोई पॉजिटिव ले लेते हैं, 2√2t. बेटा ये तो कर लेंगे ना, 4 cos 45 4 sin 45, बेटा 4/√2 2√2 हो जाएगा. ठीक है, 2√2t प्लस हाफ gt स्क्वायर हाफ 10t स्क्वायर इज इक्वल्स टू h. डिस्प्लेसमेंट तो h, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाया x में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाया y में. बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे से t की वैल्यू निकालेंगे, 28 इसमें डालेंगे. चलो ओके, h इक्वल टू 2√2. अब इसकी वैल्यू क्या है, h/4√2, h/4√2 प्लस हाफ 10 h/4√2 स्क्वायर, h स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, √2 स्क्वायर हो जाएगा 2. वेरी गुड. h को काटें, h को काटें, h, क्योंकि h इक्वल टू 0 तो आंसर होगा नहीं भाई, है ना. तो ये तो खत्म कर दी कंडीशन यहाँ से. अब खाली एक ही अननोन रह गया, ये 1/2 बन गया, ये 1 - 1/2 1/2 आ गया. तो यहाँ क्या है, 10h/64. इसको 2 5 10 कर लेते हैं एक बारी. 5h/32 इज इक्वल टू हाफ. खत्म कहानी भैया. h कितना आया, 16/5. 16/5 मतलब 3.2. 3.2 भैया, 3.2 आया समझ में. बेटा क्या किया बेटा, x डायरेक्शन में लगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर. u हो गया बेटा x डायरेक्शन में 2√2 और t टाइम में h/2 ट्रेवल किया, बिल्कुल आधे पे जाके गिरा भैया, मिड पे जाके गिरा भैया. y डायरेक्शन में लगा, h इक्वल टू 2√2t प्लस हाफ 10t स्क्वायर. t की वैल्यू यहां से निकाली, यहाँ पे 28 से डाली, 28 से वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा, खत्म. एक ही इक्वेशन एक ही वेरिएबल. अब एक इक्वेशन एक वेरिएबल तो करना ही पड़ेगा. क्या दो आ गया, आ गया सर, बहुत शानदार. अगला क्वेश्चन कह रहे 2 particles are projected horizontally in mutually perpendicular vertical planes. हॉरिजॉन्टली फेंके दो परपेंडिकुलर प्लेन में, जैसे एक आपकी तरफ और एक ऐसे साइड में. डर डर. 1 सेकंड बाद एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी वेक्टर बताना है. 1 सेकंड बाद क्या बताना है, एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी वेक्टर. आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं बताने की 1 सेकंड बाद एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी वेक्टर. सोच के देखो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना. अब बेटा मैं तीनों एक्सेस इकट्ठे नहीं दिखा पाऊंगा, है ना, अपने इतने जादूगर नहीं है. कोशिश करेंगे समझने की. मान लो इधर भी, अब इधर भी 10 से फेंका है और इधर भी 10 से फेंका है, और ग्रेविटी अंदर को है. आप समझ रहे, 10 से इधर को फेंका, 10 से इधर को, एक x एक y, और ग्रेविटी नीचे को है ना. प्लस z ऊपर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब बेटा ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ x क्या हो जाएगी 1 सेकंड बाद, 10i कैप माइनस 10k कैप. क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो अंदर को है ना. आप मेरी बात समझिए, 10i कैप, ये x ये y ये z, तो 10i कैप जो इधर को है 10, वो तो वही रहेगी, और g तो नीचे को है ही ना, वो तो 1 सेकंड में 10 वेलोसिटी तो इधर को बढ़ेगी ना. तो 10i कैप माइनस 10k कैप, और वेलोसिटी जो y के अलोंग फेंका है. अच्छा, इस पार्टिकल का नाम कुछ देना चाहिए था, कोई बात नहीं, इस पार्टिकल का नाम भी x है, इसका नाम भी y. तो vy क्या हो जाएगी बेटा, इसकी जो 10 इधर थी वो तो इधर रहेगी 10j कैप. बेटा जो 10j कैप है वो तो इधर रहेगी, साथ में 10 नीचे को भी आ जाएगी, तो 10 इधर को 10 इधर को, कुछ ऐसे जाने लगे. 10j कैप माइनस 10k कैप. अब कह रहे हैं इन दोनों में एंगल बताओ. भाई देखते ही बता सकते हैं 60 डिग्री एंगल है, हर साल यही आता है एंगल, है ना. चलिए तो मजाक की बात है, कैसे निकालते हैं बेटा एंगल. दो वेक्टर के बीच में a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज मॉड a मॉड b cos थीटा. cos थीटा निकाल. अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आएगा, i डॉट j 0, i डॉट k 0, k डॉट j 0, k डॉट k 100 आ गया.
अब मॉड ए क्या रहा है 10√2, मॉड बी क्या है 10√2, 10√2 10√2 cos थीटा। बहुत शानदार, 2 0 कटे, √2 1/2 cos थीटा हाफ। और वही आ गया जो मैंने बोला था, आना ही पड़ेगा भैया, हर साल यही आता है। आ गया समझ में? आ गया सर, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन कह रहे हैं XZ प्लेन बाउंड्री है भैया, बहुत बढ़िया। कह रहे लाइट आ रही, क्या आ रही है? लाइट, लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया है, ऑप्टिक्स के वैसे ही क्वेश्चन कम आ रहे हैं, आ रहा है तो खुशी मिल रही है। चलो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी भी, करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों कोशिश करिए, तरीके डेफिनेटली डिफरेंट मिल रहे हैं, पर अगर आप इनको एब्जॉर्ब कर जाते हैं तो डेफिनेटली यही आपको तरक्की भी कराएंगे। आपको जितने मेथड्स मिल जाए बेटा, आपका दिमाग ओपन अप हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरा मेथड है तरक्की कराएगा, आपको डिफरेंट मेथड्स होने चाहिए आपके पास। जितने ज्यादा मेथड्स उतने ज्यादा आपका दिमाग ओपन अप होगा, उतना अच्छा आप सोच पाएंगे। तो बेटा कभी भी नया मेथड मिले तो रेजिस्ट नहीं करना है कि नहीं मेरे को तो वही मेथड यूज करना है। नया मेथड यूज करिए, देखिए कि क्या हम इसको भी सीख पा रहे हैं, और सीख पा रहे हैं तो बहुत ही शानदार बात है, आपका दिमाग डेवलप होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। बेटा कह रहे हैं एक y ग्रेटर देन 0 वाला मीडियम है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और y लेस देन 0 वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है भैया, यहां पर म्यू क्या है पता नहीं, यही निकालना है। और जो इंसिडेंट रे आ रही है, ऊपर मीडियम अलग है नीचे अलग, आई कैप माइनस √3 जे कैप, आई कैप इधर 1 इधर, और ये √3। अच्छा ऐसे आ रही भाई, समझ में आ गया। अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये एंगल क्या हो गया 60। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा √3, थीटा 60। तो कह रहे हैं 60 डिग्री पे आ रही है, नहीं आया समझ में? मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आई कैप माइनस √3 जे कैप, कुछ ऐसे आ रही है ना, ये √3 है और ये 1 है, ऐसे आ रही है बेटा। तो ये एंगल हो गया 60, तो ये कितना हो गया 30। तो मैं कह सकता हूँ जो रे आ रही है वो यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे आ रही है नॉर्मल से। बहुत शानदार। और कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90। चलो बनाओ रिफ्लेक्टेड, भैया ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये 90। अब ये रिफ्लेक्टेड तो सेम एंगल पे जाती है, ये 30 तो ये 60 फिर ये 30, क्योंकि 90 है एंगल। ये क्या है, अब ये 60 हो गया। अब बताना है भैया कि म्यू कितना है, नीचे 1 है ऊपर म्यू है, तो म्यू इंटू साइन 30, स्नेल्स लॉ की माला जपेंगे, म्यू इंटू साइन 30 बराबर 1 इंटू साइन 60। बोलो आया, तो म्यू कितना आ जाएगा, ये 1/2, ये √3/2 नहीं है। ओह हाँ, म्यू इंटू साइन 30 1/2, ये √3/2, 2 कटे तो म्यू कितना आ गया √3। कर लेंगे ना यार, ये 1/2 ये √3/2, 2 की झंड हो जाएगी, म्यू आ जाएगा √3। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार। अरे आ रहा है भैया समझ में? आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 17th पे आ गए हम लोग, सॉरी 7th क्वेश्चन पे आ गए। 7th क्वेश्चन नंबर 7, a ball is thrown vertically upward from the ground, it crosses a point at the height of 25 meter twice at an interval of 4 seconds. Ball was thrown with the velocity of, बिल्कुल ही खत्म क्वेश्चन आपके सामने। आइए करते हैं भैया। कह रहे हैं 25 मीटर्स, यार ये 16 लिख दिया मैंने गलती से, ये 6 था है ना। अब 7th क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अरे क्वेश्चन नंबर में कोई हेर फेर नहीं है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक बॉल है, जब 25 मीटर पे पहुंचती है बेटा, यहां से जाती है और यहां से फिर वापस आती है 4 सेकंड। कितने टाइम में? 4 सेकंड। 2 सेकंड ऊपर जाने में टाइम लगा होगा, 2 सेकंड नीचे, क्योंकि जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है, ठीक है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है 0, तो 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगी 20। 1 सेकंड में 10 से बढ़ती है, 2 सेकंड में 20 से नहीं है, इतनी देर से बताया जा रहा है भैया 1 सेकंड में 10 से बढ़ती है, 2 सेकंड में 20 से, तो यहाँ पर भी 20 रहेगी। सेम हाइट पे पार्टिकल 2 बार होता है, दोनों बार रफ्तार बराबर होती है, स्पीड बराबर होती है, क्यों? अरे भैया उसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी वही, तो काइनेटिक भी वही। नहीं आया भैया, वहीं से वहीं पे आ गए ना, काइनेटिक एनर्जी वही हो जाएगी। बहुत शानदार। अब ये 20 है, तो 25 मीटर पे ये वेलोसिटी है ना। अब यहाँ पे क्या होगी वेलोसिटी, लगा दो भैया, v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। बहुत शानदार, v²
निकालना है भैया, एक तो अननोन होना ही चाहिए ना। इनिशियल वेलोसिटी पता है यहाँ पे 20 स्क्वायर हो जाएगा 400। मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है। 2as 2a हो गया 10, सब कुछ नीचे पॉजिटिव ले ली, चलेगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 25 टू द 50 इंटू 10 500 400 900 का अंडर रूट 30। 900 का अंडर रूट क्या होता है 30, नहीं है? तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी प्यारे बच्चों 30। बोलो आया नहीं आया? आया सर। देखो मैं तो ओरली बताया था, मेरे को ये इक्वेशन नहीं लगानी पड़ती, पता नहीं अपने दिमाग में क्लिक कर जाती है चीजें। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्लिक करती है। यहाँ 20 है वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद 30 होगी, एवरेज होगी 25। नहीं आया? तो 1 सेकंड में 20 से 30 ट्रेवल कर लेगा, 20 30 एवरेज होगी 25, तो 1 सेकंड में ट्रेवल क्या करेगा 25, तो 1 सेकंड में नीचे आने वाला है ना। अगर आपको मतलब ऐसे क्लिक कर जाए, नहीं क्लिक करे तो मतलब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा पेपर 1 का और साथ में PT1 मेंस का, तो मतलब आपको ये तरीके नहीं क्लिक करेंगे, है ना। और अगर क्लिक कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है बेटा, 1 ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। पैराबोला का क्वेश्चन है बेटा। पैराबोला में जो भी रे पैरेलल आती है एक्सिस के अलोंग, वो फाइनली कहाँ जाती है, फोकस पे जाती है बच्चों। ये बहुत खूबसूरत पैराबोला है, देखिए। देखो एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि मैंने पैराबोला ज्यादा ही बड़ा कटोरा बना दिया, मतलब स्कूल में आप लोग ऐसे बनाते थे बेटा। ये ना हमको थोड़ा सा पसंद नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये लेटस रेक्टम, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बनाते हो, फिर कहते हो P इक्वल टू PB। ये और ये बराबर कहाँ दिखते हैं? अब इसमें दिखेंगे, देखो ये अब P इक्वल टू PB आपको लग रहा होगा ये बराबर दिख रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए। उससे क्या होता है बेटा, ये तो वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स में अगर आप फोटो अगर सही नहीं बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, फिर तो फोटो सही बनानी है एटलीस्ट। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, बहुत बढ़िया। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो a हो गया 1, a,0 पे होता फोकस, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, हमने आपको बता दिया। अब ये आके टकरा कहा रहा है 1,0 पे 1,4। अच्छा x1 है तो y4, x1 है तो y4, ये गलत दे रखा है बेटा। चलिए हम क्वेश्चन कोशिश करते हैं सही करा दें। 1 पे x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये 1,2 है। ये रे ऐसे आ रही है, बस ये किधर को जाएगी? अरे भैया साफ सी बात है, डायरेक्ट फोकस पे जाना है। तो रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग बेटा यूनिट वेक्टर बताना है, -j, खत्म। -j खत्म। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, तो आप कैसे करेंगे? 2y dy बाई dx इक्वल टू 4, डिफरेंशिएट कर दिया। dy बाई dx इक्वल टू y क्या है 2, 2 2 जा 4 4 4 झंड होगी 1। ओ टेंजेंट का एंगल 45 डिग्री भाई। dy बाई dx 1 tan थीटा 1 थीटा 45। तो अगर 45 पे आ रही है रे टेंजेंट से, तो 45 पे जाएगी इधर से, मतलब 90 टर्न हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल आ रही थी वर्टिकल जाएगी। -j, ऐसे भी बोल सकते हो। मैं आपको सिंपल कह रहा हूं बेटा, इतना अपने को मालूम होना चाहिए। अगर भैया पैराबोला में पैरेलल रेज आती हैं, है ना, एक्सिस के अलोंग, तो सारी की सारी कहां जाती है? फोकस पे। कहां जाती है बच्चों? फोकस पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन बाकी है, 1 ऑप्शन करेक्ट कर ले, या थक गए तो उठे और फिर बैठे और फिर से देखें, नहीं तो बेटा एक बार पॉज करें, पानी पी ले। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ओ सॉरी 8 तो कर लिया यार। हम कोशिश करेंगे 8 में वैसे जो एरर थी आपके पेपर होने से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको सही करा देंगे एरर को। पेपर में एरर नहीं आएगी भैया। 9th, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बहुत शानदार, कह रहे हैं इमेज जो है वो डबल साइज की बन रही है। पिछला पेपर का सॉल्यूशन देखा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लो भैया एक बार, है ना, फायदा मिलेगा थोड़ा सा, अपनी मेहनत कम हो जाएगी। नहीं तो 2 बार बोल लेंगे एक चीज को। -v/u f -v/f f अपॉन f -u। बेटा ये होते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले। -v/u f -v/f f अपॉन f -u, -v/u f -v/f f अपॉन f -u, -v/u f -v/f f अपॉन f -u। अरे आपसे कह रहा हूं बोलो ना साथ साथ में, -v/u f -v/f f अपॉन f -u।
वी, हम लोग हमेशा ऊपर, तू तड़ाक करने वाले यू वाले नीचे, यू हमेशा नीचे आ रहा है, वी ऊपर, टीम वाले ऊपर, यू तू तड़ाक नीचे, याद करने के लिए आसान। अब ये f अपॉन एफ माइनस यू को ध्यान से देखिए, बताया था पिछली बार भी, फिर बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है f, यहां तक का डिस्टेंस है f, ये u, तो f माइनस यू बेसिकली क्या देगा, ये डिस्टेंस का आइडिया देगा कि फोकस से कितना डिस्टेंस है, f बाय x1। तो मैग्नीट्यूड देखना है अगर आपको, तो f बाय x1 कह लो। प्लस माइनस तो सोच ही सकते हो भैया, रियल की रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इरेक्ट होती है। बेटा रियल की रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल की वर्चुअल इन्वर्टेड, बस इतना पता होना चाहिए आपको। खत्म। आओ देखते हैं भैया, बहुत सिंपल। अब भैया f बाय x1 को मेरे को डबल चाहिए, फोकल लेंथ दे रखी 20, तो x1 को क्या लूं ताकि 2 आ जाए, 10, क्या लूंगा 10, नहीं है। अब 10 इधर लूं या 10 इधर लूं, मिनिमम डिस्टेंस बताना है पोल से ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए इधर वाला लेना पड़ेगा 10। अब 20 से 10 इधर आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10, बोलो आया। ओरली हो जा रहा है भाई, f बाय x1 दिमाग लगाओ, फोकल लेंथ 20 है, अरे यार x हो गया 10, तभी तो 2 बनेगा ना यार, इसको 2 चाहिए ना यार, 2 चाहिए तो ये 10 हो गया। अब 10 फोकस से इधर या 10 फोकस से इधर, ज्यादा डिस्टेंस बताना था तो 30 बोलता, कम डिस्टेंस बताना इसलिए 20 माइनस 10 10। तो बेटा क्या आ गई, बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकल के आ गया, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्या आ गया 10, ऑप्शन ए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, वन ऑप्शन करेक्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइए बताते हैं। A bird is flying up at an angle sin inverse 3/5 with the horizontal। भाई खतरनाक एंगल पे चिड़िया फ्लाई कर रही है, आईआईटी की तैयारी कर रही होगी लग रहा है भाई, ऐसे एंगल पे फ्लाई कर रही, बताओ 37 डिग्री एंगल, 10 तक के बच्चों को नहीं आता होता है, चिड़िया फ्लाई कर रही, कमाल भाई। आओ देखते हैं 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वन ऑप्शन करेक्ट। आओ देखते हैं भाई बाबूजी, यहां पर वो जा रही है 37 डिग्री एंगल में, ऐसे ब्रर, कैसे जा रही है ब्रर, है ना। अब इसकी वेलोसिटी क्या है 3, अब भाई ये 37 एंगल है, तो इधर को वेलोसिटी कितनी है v cos 37, चलो लिखते हैं, आज हल्के हल्के लिखेंगे, v cos 37, v sin 37, 3v/5 भैया 3v/5, 4v/5 भैया 4v/5। अब ये समझ में आ गया बर्ड की जो वेलोसिटी है। देखो आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने, वैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एसओटी भी रिकॉर्ड करी है, एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन भी रिकॉर्ड किया, आप देखें काफी सारे कॉन्सेप्ट जो बेटा पेपर में है सेम ही है, आएंगे ही सेम ना, क्योंकि उसमें सिलेबस में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन में से पेपर आएगा। अगर आपने ध्यान से देखा तो कर डालेंगे, लेकिन देखने से खाली काम नहीं चलेगा, खुद भी करना पड़ेगा, है ना भैया, लेकिन देखना भी जरूरी है, देखेंगे भी नहीं तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। जब रे नॉर्मल की तरफ जाती तो इमेज कहां बनती है, दूर बनती है, कहां बनती है दूर, दूर तो म्यू एच, दूर तो म्यू एच, पास तो एच बाई म्यू, तो एच आई आ जाता है म्यू एच ओ, बस डी एच आई बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाता है म्यू वी ओ, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। अगर पानी नीचे ऊपर जा रहा हो, टैंक पे पानी गिर रहा हो, तो फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, क्योंकि एच आई कितनी, ये एच आई है इमेज का डिस्टेंस यहां से, एच ओ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से, तो एच ओ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, डी एच ओ बाई डी टी। एच ओ को चेंज होने के लिए सरफेस भी तो नीचे आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है। तो एक्चुअली इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, पर यहाँ पे सरफेस के बारे में कुछ नहीं कह रहे, सरफेस वहीं का वही है। तो भैया अब चिड़िया जा रही इधर को 3v/5 से, अब इधर को वेलोसिटी जितनी भी होगी बेटा v से म्यू भी हो जाती है इमेज की वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो भैया 1 होता है इस केस में, तो इधर को वेलोसिटी अगर 4v/5 है तो वो वही की वही रहेगी, और इधर को इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी म्यू टाइम्स 3v/5 इंटू 4/3, 4/3 इंटू 3v/5, जैसे लिखा कतलेआम होगा भैया, 3 कट गया, 4v/5 4v/5, अरे वाह, दोनों डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी, तो इमेज कितने एंगल पे जाएगी 45 डिग्री एंगल पे, इमेज कितने एंगल पे जाएगी 45 डिग्री एंगल पे, क्योंकि दोनों ये सेम है। तो tan थीटा होता है बेटा vy/vx, अरे इतना तो आता है ना, ये vy ये vx, tan थीटा क्या होता है vy/vx बराबर है, तो tan थीटा 1 थीटा 45, थीटा कितना आ गया 45। चलिए बढ़ते हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस की तरफ।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस पे। तो बेटा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ये कह रहा है x की वैल्यू दे रखी है 4 माइनस 9t प्लस टी क्यूब बाई 3। ठीक है, अब बेटा मेरे से पूछा है डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी इंस्टेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट t इक्वल टू 3, स्लोइंग अप स्पीडिंग डाउन कब कब है, स्लोइंग डाउन स्पीडिंग अप कब कब है। तो बेटा dx बाई dt से पहले वेलोसिटी निकालिए जिसकी वैल्यू क्या आ रही है -9 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, या टी स्क्वायर -9 भी कह सकते हैं। अब टी स्क्वायर -9 का ग्राफ कैसा आएगा बेटा, टी स्क्वायर -9 का ग्राफ इस तरीके का होगा, पैराबोला होगा, ऊपर को खुलता हुआ, बहुत शानदार तरीके से बना दिया। ये वीटी ग्राफ आ गया आपके सामने। ठीक है, अब देखो स्पीड कम कब हो रही है, 0 से 3 में स्पीड कम हो रही है, देखिए ध्यान से, और फिर वैल्यू बढ़ रही है। बेटा वेलोसिटी नहीं, स्पीड, मैग्नीट्यूड कम है, तो पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन बिटवीन 0 to 3, और 3 के बाद तो लगातार स्पीडिंग अप। आप देख सकते हैं लगातार बढ़ती जा रही है रफ्तार, दिख रहा बढ़ रही है, बहुत शानदार, है ना। इसके बाद बेटा क्या कह रहे हैं, चेंजिंग डायरेक्शन। हाँ, पहले नेगेटिव में थी वेलोसिटी 3 पे, 3 के बाद पॉजिटिव में हो गई, तो चेंजिंग डायरेक्शन कब है, 3 सेकेंड्स पे, है ना। 0 से 3 में क्या है बेटा, स्लोइंग डाउन है, 3 से 6 में क्या है, स्पीडिंग अप है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो ये शायद पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन होगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, रिटार्डेशन है बीटा v, दैट इज वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। आप कह सकते हैं अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कह रहे रुकने से पहले पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा और कितनी देर में रुकेगा, फाइनाइट टाइम में या इनफाइनाइट टाइम में। ठीक है, मतलब शॉर्टली रुक जाएगा, जल्दी से ही रुक जाएगा, या एक फाइनाइट टाइम लगेगा, और वेलोसिटी हाफ कितने टाइम बाद होगी। आइए करते हैं भैया। तो v नॉट वेलोसिटी है इनिशियल, किसी टाइम पे v हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है वो बीटा v है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है जिसकी वैल्यू नेगेटिव है ना, घटेगी रफ्तार, माइनस बीटा v। मार्कर एक और चाहिए भैया, इसमें डाल दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे dv बाई v इज इक्वल्स टू माइनस बीटा dt। ठीक है, जब टाइम 0 था वेलोसिटी v नॉट थी, जब टाइम t हुआ वेलोसिटी v हुई। यहां से क्या देगा, v इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस बीटा t। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो मैंने जल्दी कर दिया तो ln v बाई v नॉट हल्के हल्के लिखिए, माइनस बीटा t लिखिए, है ना। ये हमारे वैसे क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है ना, जरूर आपने जरूर देखा होगा इसको। तो बेटा इनफाइनाइट टाइम पे 0 हो रही है, तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम टू स्टॉप। ठीक है, हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी को v नॉट बाई 2 लिखिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। बेटा अगर आपको यहां से यहां नहीं आना आ रहा है तो आइए दिखाता हूं, ln v बाई v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस बीटा t। बस कर लीजिए, अब खत्म हो गया। तो यहां से क्या आ गया बेटा, v को आप v नॉट बाई 2 लिखिए, और यहां से आप टाइम निकाल लीजिए, बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह सॉरी, अभी तो मेरे को डिस्टेंस भी बताना, कितना ट्रेवल करके रुकेगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन को मैं v dv बाई ds भी कह सकता हूं, और ये तो नेगेटिव होगा, क्यों बेटा, क्योंकि वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में, या कह सकते हैं dv बाई ds तो नेगेटिव ही होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ रफ्तार तो कम होगी ही होगी। साफ लिख भाई, साफ लिख, माइनस बीटा v, यहां से v कट जाएगा, dv क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बीटा ds। जब s 0 था रफ्तार v नॉट थी, जब s हुआ रफ्तार 0, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा वही बताना था। तो s पे रुक गया, मान लो s पे रफ्तार 0, बड़ा ही सिंपल है, 0 माइनस v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस बीटा s, माइनस माइनस कटा, s कितना आ गया, v नॉट बाय बीटा। अरे भाई ये भी सही आ गया। तो इतना ट्रेवल करके रुकेगा, लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, शॉर्टली रुकेगा नहीं। हाफ होने के लिए अगर हाफ करूंगा v को v नॉट बाई 2, तो ln2 तो आएगा ही आएगा हाफ लाइफ में, तो हाफ में तो ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे ln2 नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं भैया v नॉट, ये कह रहे हैं कि v नॉट बाई 2 होगी 1 बाई बीटा टाइम पे, ना भाई v नॉट बाई 2 पुट करेंगे तो ln2 तो आएगा ही आएगा, ln2 बाई बीटा आ रहा है टाइम, तो ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा कोई भी क्वेश्चन ना क्लियर हो तो बस आपको एक ही काम करना है, दोबारा देखिए, ध्यान से रिवाइंड करके देखिए,
पर कोशिश करिए, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं समझा रहा हूं, बहुत आसान बातें समझा रहा हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, ओ सॉरी 3 पे, सॉरी। वो एक्चुअली मेरे पास जो पेपर है उसमें नंबरिंग थोड़ी अलग दी है, इसलिए कभी कभी मेरे से नंबर अलग निकल जा रहा है। पेपर सेट करते हुए जो पेपर के नंबर था वो अलग था, पैटर्न डिफरेंट था, और जो एक्चुअल पेपर हमने करा हमने सोचा कि पैटर्न कुछ डिफरेंट रखें ताकि आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान रहे। शुरुआत है, ये आपके बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ पेपर्स हम लोग कंडक्ट कराएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे है ना, तो आपको मिलेगा अलग अलग वैरायटी का पेपर। एट एन इंस्टेंट particle A is at origin and moving with velocity 3i cap plus 4j cap. VA है 3i cap plus 4j cap और पार्टिकल B है 4,4 पे, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 4i cap minus 3j cap। पहली बात पूछी है वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, दैट इज vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। ये तो आ गया i कैप माइनस 7j कैप। अब ये किस क्वेश्चन में है, ये किस ऑप्शन में है, ए में, बिल्कुल सही है। अब अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी ए एंड बी की, बेटा जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, i कैप इधर है ना, और माइनस 7j कैप इधर है। बेसिकली जो बेटा देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, थ्योरी में भी हमको ये बात क्लियर रहती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, उसको ही हम बोलते हैं अप्रोच वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं अप्रोच वेलोसिटी, है ना। अब बेटा बेसिकली अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ये है, और ये वेक्टर क्या होगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप। बेटा माइनस 4i कैप माइनस 4j कैप भी कह सकते हो आप, डायरेक्शन तो वही है, माइनस 4i कैप माइनस 4j कैप। ये जो वेक्टर होगा बी से ओरिजिन की तरफ, ये 4i कैप प्लस 4j कैप, ये माइनस 4i कैप माइनस 4j कैप। तो बेटा अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का कंपोनेंट स्केलर। तो बेटा vba डॉट आर, इस वेक्टर को नाम r दे दो, vba डॉट r अपॉन मैग्नीट्यूड r, इससे क्या आ जाएगा vba cos थीटा, मतलब vb का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, उसी को हम बोलते हैं अप्रोच वेलोसिटी, जो कि कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, डॉट आर करने पे -4 प्लस 28। बेटा आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, मैं आपको फिर लिख के बता देता हूं अगर आपको लग रहा हो कि ये बेटा ये 4i कैप प्लस 4j कैप, तो ये माइनस 4i कैप माइनस 4j कैप, ये आर वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर के अलोंग ही तो कंपोनेंट बताना है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, अब मैग्नीट्यूड आर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो जाएगा 4√2, 28 माइनस 4 24 बाय 4√2, ये कितना जाएगा 4 6 फिर क्या बन जाएगा 3√2। तो अप्रोच वेलोसिटी इज 3√2, बिल्कुल सही कह रहे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल रिमेन कांस्टेंट, सही बात है भाई। बेटा जब वीबी वही है, वीए हमेशा वही कांस्टेंट वेलोसिटीज है बी और ए की, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या चेंज हो सकती है भाई, कभी भी नहीं हो सकती है। दोनों की वेलोसिटी सेम है, वीबी सेम है, वीए सेम है, तो वीबी माइनस वीए भी सेम रहेगा ना, चेंज क्यों होगा, अप्रोच वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो लगातार चेंज होगा, ये जो एंगल है वो लगातार चेंज होगा, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो बेटा कंपोनेंट आएगा वो लगातार चेंज होगा। हो सकता है अभी अप्रोच कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद सेपरेट करेगा, मान लो ये रिलेटिव वेलोसिटी मान लो ऐसे आती सपोज करो, तो पहले आपको दिखता अप्रोच कर रहा है और बाद में क्या होता है सेपरेट कर रहे हैं। तो अप्रोच वेलोसिटी सेम रहे ये जरूरी नहीं है। अप्रोच वेलोसिटी या सेपरेशन वेलोसिटी तो तभी सेम होती है जब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता, और वो भी अगर सेपरेट करो तो लगातार सेपरेट। अप्रोच कर रहा होता तो भी सेम नहीं रहती, पहले अप्रोच कर रहा होता फिर वो सेपरेट कर रहा होता, है ना, क्योंकि अगर वो उसको अप्रोच कर रहा होता, अगर रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही हो और पार्टिकल सेपरेट करो, फिर हम ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल रिमेन सेम। पर अगर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं है, भले रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तो बेटा पहले वो पास में आ रहा है और बाद में वो दूर जा रहा है, तो पहले जो कंपोनेंट है वो कम हो रहा है, कंपोनेंट इसके अलोंग कम है, और बाद में जो कंपोनेंट है बेटा वो बढ़ने लग जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बेटा 2 मिरर हैं M1 M2, फिगर शोज म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, एन ऑब्जेक्ट एट -3 2 1 इज मूविंग विद वेलोसिटी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एट दिस इंस्टेंट देयर इज वन इमेज, है ना, एट दिस एंड मूविंग विद वेलोसिटी दिस। बेटा अगर इसमें इमेज की बात करेंगे M1 में,
ये -3, 2 और ये 1। तो अगर इसमें इमेज की बात करेंगे तो बेटा बिल्कुल नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी -3 -2 और 1 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि यहां पे ऊपर है z एक्सिस में, तो यहां पर भी ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी इमेज कहां बनेगी? इससे इमेज कहां बनेगी? इधर। तो -3 की बस +3 में 3 2 1, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। एंड मूविंग विद वेलोसिटी, अगर इसी इमेज की वेलोसिटी देखें इसमें, बेटा इसकी है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, x में 1, y में 1 और z में 1। तो अगर x में 1 है तो इसमें भी x में 1 ही आएगी, इस इमेज की वेलोसिटी तो i कैप ही आएगी। y में 1 है तो यहाँ पे -j कैप आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली, ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे जाएगी। लेकिन जो k कैप है वो तो वही का वही रहेगा क्योंकि वो फिर से पैरेलल हो गई, पैरेलल टू मिरर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो i कैप -j कैप प्लस k कैप सही है। अच्छा, अगर इसमें देखें तो क्या आएगी? i कैप वाली जो है वो -i कैप हो जाएगी, यहाँ जो वेलोसिटी इसमें जो इमेज आएगी -i कैप प्लस j कैप तो रहेगी रहेगी और प्लस k कैप तो रहेगी रहेगी क्योंकि वो भी पैरेलल है। क्योंकि बेटा जो पैरेलल वेलोसिटी दैट इज j और k वाली वो तो चेंज होनी नहीं थी, तो j कैप प्लस k कैप ही रहेगी, i कैप वाली -i कैप बन जाएगी। और ये भी ऑप्शन में नहीं है, दैट इज एक जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो -3 -2 -1 आ रहा है, -3 -2 1 आ रहा है, और वेलोसिटी क्या आ रही है? i कैप j कैप प्लस k कैप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग जगह पे क्वेश्चन नंबर 15 में अलग अलग है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी हर जगह पे अलग अलग है। जो मैक्सिमम है बेटा वो x = b/2 है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है पोर्शन, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। और बेटा इस पॉजिटिव चीज की जो मिनिमम वैल्यू वो भी b/2 पे आएगी, तब ये 0 होगा। तो जब ये मिनिमम सब्ट्रैक्ट होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, तो कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा आना है बेटा। हालांकि मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं तो बस बेटा ये कहना चाह रहा हूं x पे जो वेलोसिटी है ना इस डायरेक्शन में, क्योंकि आदमी हमेशा जो उसकी वेलोसिटी है रिलेटिव टू रिवर वो तो परपेंडिकुलर टू दी बैंक्स है, दैट इज उसको जो जाने में टाइम लगेगा। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा फिक्स है, जो दे रखी है v, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी फिक्स है, तो जो टाइम लगेगा इस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 63 है, 63 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, 63 डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इस डायरेक्शन की 0.3, तो ये कितना आएगा? 630/3 210 सेकेंड्स। अब कह रहे हैं ड्रिफ्ट कितनी आएगी? बेटा x पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड में 0.3 जाएगा तो t टाइम में 0.3t जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 0.3t। ठीक है, x की वैल्यू ये हो गई, t टाइम बाद ये x कोऑर्डिनेट होगा, तो t टाइम बाद मतलब x पे इस डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो u है जो आपको गिवन है, x पे ये रफ्तार है, तो अगर x की वैल्यू ये पुट कर दे तो किस टाइम पे क्या रफ्तार होगी इस डायरेक्शन में वो पता लग जाएगी। तो इस डायरेक्शन की जो रफ्तार आ जाएगी उसको मैं vx नाम देता हूं, जो आदमी की रफ्तार हो जाएगी x डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी? u0 - 4u0/b² दैट इज 63 स्क्वायर, x की वैल्यू हो गई 0.3t माइनस b/2 दैट इज 63/2 का स्क्वायर। ये क्या आ गई प्यारे बच्चों? ये आ गई t टाइम पे x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी। और ड्रिफ्ट क्या होती है? x डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इतने टाइम में जब तक वो क्रॉस कर रहा है। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? vx dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 210। पहला ये क्वांटिटी आ रही है तो ये तो हो जाएगा u0 × 210, u0 की वैल्यू 5, तो 5 × 210। आप चाहे तो सारी वैल्यूज बाद में पुट कर सकते हैं, मैं साथ में ही करता जा रहा हूं। 4 5 20 20/63 स्क्वायर, आई एम सॉरी। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0.3t माइनस 63/2 का क्यूब अपॉन 3 अपॉन 0.3। ठीक है, अब बेटा लिमिट्स भी पुट करनी है। इसमें लिमिट कहां से कहां तक आनी है? 0 से लेकर 210 तक। बस अब आपको ये लिमिट पुट करनी है, आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। करना क्या था बेटा? आपने vx निकाल लिया पहले, vx तो क्वेश्चन में गिवन ही था बेटा। जो आदमी जो हमेशा ना वो हमेशा हेड कर रहा है परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, तो बेटा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, 63 डिस्प्लेसमेंट थी, टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपने निकाला टाइम, उतने टाइम में इधर को कितना चला जाएगा? एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी आदमी के पास, दैट इज रिवर की वेलोसिटी जो होगी
वो आपने निकाल ली। बेटा एक्स पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, मतलब सॉरी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0.3t। कैसे, क्योंकि बेटा वेलोसिटी 0.3 इस डायरेक्शन में, तो टी टाइम में 0.3t आगे पहुंच जाएगा। और अगर x 0.3t है, इस x पे ये रफ्तार होती है पार्टिकल की, आदमी की कह लो, स्विमर की कह लो, x में ये रफ्तार होती है, 0.3t पुट कर दी तो आपको किस टाइम पे क्या रफ्तार है इस डायरेक्शन में पता लगे। बट बस बेटा करना ही क्या, vx dt का इंटीग्रेशन ही तो करना है 0 से 210 तक, आपको पता लग जाएगा। आपको हर टाइम पे पता है इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, बस आपको टोटल टाइम भी पता कितना लग रहा है क्रॉस करने में, उतने टाइम में इधर को कितना ट्रेवल कर लेगा यही तो बताना था। तो बेटा इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आया वो क्या आ गया, 210 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 200 इंटू 5 क्या हो गया 1000 है ना, 10 इंटू 5 क्या हो गया 50, 1050। यहां लिख देता हूं कैलकुलेशन, 1050 माइनस ये क्या बन जाएगा 20 बाई 63 स्क्वायर, 3 इंटू 0.9, एक बार ऐसे लिख देते हैं, बल्कि पॉइंट भी हटा दो, यहाँ जीरो लगा दो, मेरे को पता है क्योंकि आगे कटने वाला सब कुछ है ना। अब 210 पुट करिए, 210 पुट कराने में क्या है, 210 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, दैट इज 21 इंटू 3 63, 63 माइनस 63 बाई 2, 63 बाई 2 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करिए, माइनस 63 बाई 2 का क्यूब, दैट इज इंटू 2 बन जाएगा, ये करेक्ट है। आगे कैसे करेंगे बेटा, आइए देखते हैं, 1050 माइनस 200 बाई 63 स्क्वायर, 63 स्क्वायर कट जाएगा, 63 आएगा, बल्कि 9 7 जा 63 स्क्वायर तो यहां से कटा, 9 7 जा 63, 7 आ गया, ये 2 स्क्वायर था, इसको आपने 4 लिख दिया, 450 इंटू 7 350, 1050 माइनस 350 क्या हो जाएगा 700 मीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो बेटा एक दो बार देखें इस वीडियो को, ये जरूर सॉल्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कह रहा है बेटा, एक an open elevator is ascending with zero acceleration and speed 10 meter per second. A ball is thrown vertically up by a boy where he is at a height of 10 meter from the ground. The velocity of the projection is 30 meter per second with respect to elevator. Choose correct options assuming height of boy is very small. बेटा 10 मीटर पे है एलिवेटर, जो है वो ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 10 मीटर पे एलिवेटर है, 10 से ऊपर जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, इसकी रिस्पेक्ट में 30 वेलोसिटी, 30 इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, ये एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी 40। तो ग्राउंड से बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, अगर 40 वेलोसिटी हो गई तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी बेटा, या तो u स्क्वायर बाय 2g कह लीजिए, 40 स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट कह लीजिए, 40 स्क्वायर कितना 1600, 1600 बाय 10 कितना हो जाएगा 160 बाय 2 क्या हो गया 80। पर मेरा तरीका क्या है, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0, एवरेज वेलोसिटी 20, 40 से 0 होने में टाइम क्या लगेगा 4 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 से डिक्रीज होगी, 20 इंटू 480। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अगली बात सुन लीजिए, ये तो आ गई बेटा मैक्सिमम हाइट, ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट आ गई। अब बेटा एलिवेटर से मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, इसके लिए भी दो तरीके हैं बेटा, 4 सेकंड बाद मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, 4 सेकंड में एलिवेटर सॉरी बेटा एलिवेटर से मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, एलिवेटर से मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब एलिवेटर की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होगी, और एलिवेटर जो है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो एलिवेटर की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कब 0 होगी बेटा, जब मतलब मान लो एलिवेटर की रिस्पेक्ट में 0 हो गई, तो 30 से 0 एवरेज क्या हो गई 15, और कितनी देर में 0 होगी एलिवेटर की रिस्पेक्ट में 3 सेकेंड्स में। ठीक है, तो 15 3 जा 45, 30 0 एवरेज 15, 15 3 जा 45। और अगर इस एक्चुअल मोशन में देखना चाहें तो जब तक इसकी वेलोसिटी एलिवेटर की वेलोसिटी जो 10 है उससे ज्यादा होगी, जब तक v ग्रेटर देन 10 होगा तब तक डिस्टेंस बढ़ेगा, तब तक सेपरेशन बढ़ेगा। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा, जब इसकी वेलोसिटी बॉल की वेलोसिटी 10 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके बाद इसकी कम होगी, लेकिन ये 10 से ही आ रहा है, ये हल्के जाएगा, ये तेज आएगा, तो क्या होगा डिस्टेंस कम होने लग जाएगा।
तो एलिवेटर से मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब बॉल की वेलोसिटी 10 हो जाएगी। और 10 वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगेगा बॉल को? 3 सेकंड। 40 से 10 होने में 3 सेकंड्स। एक्चुअल मोशन में भी 3 सेकंड्स दिख रहे हैं, और रिलेटिव मोशन में तो हम कह ही सकते हैं 30 से फेंका है, 30 से फेंका है ना। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन तो बेटा 10 ही दिखाई देगा, क्योंकि एक्चुअल एक्सेलरेशन 10 है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में देना होता है, पर लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो 0 है। खत्म बात। 30 से 0 होने में टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी 15 into 3 45 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। टाइम टेकन बाय द बॉल टू मीट द एलिवेटर अगेन इज। कब बेटा वापस मिलेगी बॉल? यहां पे कब वापस आएगी एलिवेटर पे? बेटा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। u कितना हो गया? s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। s रिलेटिव 0 है, u रिलेटिव 30 है, 30t माइनस हाफ 10t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से t क्या आ गया? 6 सेकेंड। मैं 2u रिलेटिव बाय g भी बोल सकता था डायरेक्टली, 2 into 30/10 है ना, पर मेरे को लगा चलिए कर देते हैं सॉल्व। द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट कम्स बैक टू द बॉय इज 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा देखो 6 सेकंड बाद वापस आना है। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या वेलोसिटी होगी? 6 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद 0, और 3 सेकंड बाद वापस से 30 नीचे को। ये है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, ये होती है एक्चुअल वेलोसिटी, जो कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 10 क्या हो जाएगी? 20 डाउनवर्ड। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी जब वो एलिवेटर को हिट करेगा? 20। कितनी होगी प्यारे बच्चों? 20। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 एक्चुअली मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 17 पिछले पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 जो था, सेम कॉन्सेप्ट पे पिछले पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 बेटा सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उसको। ये शानदार तरीके से देखिए बोर्ड को प्रदीप सर क्लीन करते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसमें क्या है बेटा? ये एक मिरर है, ये एक पार्टिकल घूम रहा है v स्पीड से। अब यहाँ पे इमेज घूम रही होगी। कह रहे हैं बताइए रिलेटिव वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो v है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये 1 मीटर पर सेकेंड से घूम रहे हैं, तो बेटा मैक्सिमम कब होगी? मैंने आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी तो बेटा तब मैक्सिमम होती है जब पार्टिकल मिरर से परपेंडिकुलर चल रहा हो, क्योंकि अगर इसकी v है, इस इमेज की v, तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 2v। और किसी भी एंगल पे अगर चल रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी उसी एंगल पे चलेगी, तो इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पलट के देंगे। अब दो वेक्टर v v ही ऐड होने हैं, पर बीच में कुछ एंगल है, और यहां पर क्या था बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में थे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाहता, अच्छा मिनिमम कब होगी? जब ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल चल रहा है, तो इमेज भी मिरर के पैरेलल चलेगी, है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। दोनों की सेम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। तो v मिनिमम क्या आएगा? 0। और मैक्सिमम कितना आएगा बेटा? जब ये परपेंडिकुलर होगा, जब वो परपेंडिकुलर आ रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी परपेंडिकुलर आ रही होगी। 1 1, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी रिस्पेक्ट में? 1 + 1 दैट इज 2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2। मिनिमम हो जाएगी 0। और मिनिमम कब होगी? जब उसके पैरेलल चल रहा होगा। पैरेलल कहां पे होगा? या तो यहां पे मिरर के पैरेलल, या यहां पे, या तो जब नियरेस्ट होगा या फारदेस्ट होगा, या जब नियरेस्ट होगा या जब फारदेस्ट। पैरेलल होनी चाहिए ना वेलोसिटी मिरर के, तो वो नियरेस्ट या फारदेस्ट की कंडीशन में। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये आखिरी के, पर ये आखिरी के क्वेश्चंस जो आसान है बेटा तभी अपने कर पाएंगे जब, है ना, अपने आखिरी तक पढ़ें पेपर में। होता क्या है, कई बार हम गिव अप मोड में आ जाते हैं। पेपर में आसान और मुश्किल दोनों तरीके के क्वेश्चन हैं, पर अगर आप एक ही पे अगर आप मुश्किल देख के हताश हो जाएंगे फिर तो काम बनेगा नहीं। चलिए फिगर बिलो 18th क्वेश्चन। फिगर बिलो शोज एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस r/4 टू द लेफ्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली बताया तो। अगर आपने मेरा स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सॉल्यूशन देखा होता तो ओरली क्वेश्चन हो जाता है। फोकल लेंथ होती है r/2, ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट है r/4 पे, है ना। तो बेटा अगर r/4 पे ऑब्जेक्ट है पोल से फोकस में, तो इमेज कैसी बनती है?
वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो अब कहाँ पे बनेगी बेटा, मैं बस आपको इतना कह सकता हूँ, ये r/4 है ये चीज, तो ये भी है तो r/4 हो गई, तो x1 हो गया r/4, फोकस से डिस्टेंस हो गया r/4 इंटू x2 बराबर f स्क्वायर, f क्या है r/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, x2 क्या आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x2 आ जाएगा r। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां से r पे आ रही है, फोकस से r पे, फोकस से r पे, फोकस क्या है r/2, तो यहां से r का मतलब क्या होगा, यहां से क्या हो गया r/2, तो एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द मिरर, एट अ डिस्टेंस r/2 टू द राइट, एट अ डिस्टेंस r/2 टू द राइट ऑफ द मिरर, नो टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, एट अ डिस्टेंस r/2 टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, है ना। अच्छा यहाँ पर ओ इनका लेफ्ट और मेरा राइट अलग अलग हो रहा है, मैंने मिरर इस तरफ बनाया, इन्होंने इस तरफ बनाया, बेसिकली वर्चुअल इमेज इस तरफ है तो ये बोलेंगे टू द राइट ऑफ द मिरर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एट अ डिस्टेंस r/2 टू द राइट ऑफ द मिरर। मैंने उस तरफ बना लिया इसलिए उल्टा दिख रहा था, पर पेपर अगर आपके सामने होगा तो आप स्क्रीन पे अगर जब आप बनाते हैं तो सामने सामने ही रहता है ना, तो ऐसी मिस्टेक नहीं हो पाती है। लेकिन आप देख सकते हैं ना, एक मिस्टेक का आपको तरीका मिल गया कि कैसे सिली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला बेटा, लार्जर इन साइज अपराइट, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देखो अगर पोल से फोकस के बीच में ये फोकस है, कहीं पर भी पैरेलल रे आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, हमको क्या लगेगा रेस कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, बड़ी इमेज बन गई, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो लार्जर इन साइज अपराइट, डी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन देयरफॉर इनकरेक्ट। और r/2 पे क्यों होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, f/2 पे ना ऑब्जेक्ट, फोकस बाय 2 पे, x1 हो गया f/2, x1 x2 होता है f स्क्वायर, तो x2 क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2f। अब यहां से 2f, फोकस से 2f पे, तो यहां से f डिस्टेंस पे हो गया, f क्या है r/2, r/2 डिस्टेंस पे होगा बेटा इमेज। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो ढूंढे ढूंढाए नहीं मिलेगा, है ना। कह रहे हैं स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड एट t = 0। अब बेटा डायरेक्टली ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें पढ़ने के लिए है नहीं, क्वेश्चन में बहुत सिंपल, वो प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम है ना। फेंक दिए पत्थर को, कह रहे vy/t ग्राफ कैसा होगा, बेटा vy इज इक्वल टू uy माइनस gt होता है, तो ये vy/t ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा, vy/t खत्म। xt ग्राफ कैसा है, x कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम, x होता है u cos थीटा t, ux into t, क्योंकि ax तो 0 होता है, स्ट्रेट लाइन, यही कह रखा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। yt ग्राफ कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन, नो 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 नो, y होता है uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, बेटा क्वाड्रेटिक बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का बनेगा, yt ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, c इज इनकरेक्ट। vxt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, vx तो कांस्टेंट है, vx तो हमेशा x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वही रहेगी हमेशा, तो स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी डी आर करेक्ट ऑप्शंस, ए बी डी आर करेक्ट ऑप्शंस। A helicopter takes off along the vertical with an acceleration 3 meter per second square. Last question, question number 20. कह रहे हैं in a certain time t1 pilot switches off the engine at the point of takeoff, the sound dies away in a time t2 equal to 30 seconds. और पूछ रहे हैं बताइए कि वो टाइम कितना होगा जब इंजन को स्विच ऑफ किया। ठीक है बेटा, इंजन को स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ होने पे ही आवाज थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कोई दूर अगर कोई चीज ठोक रहा हो तो आवाज पता कब आती है, जैसे अगर बहुत दूर खड़े होकर अगर आप देखेंगे जैसे कोई हैमर मार रहा हो किसी चीज पे, तो आपको आवाज तब नहीं है कि ठक, ऐसे आवाज नहीं है, पास खड़े हो तो ठक 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 आवाज आती है, लेकिन दूर होते ना तो हैमर जब ऊपर जा रहा तब आवाज आती है ठक ठक ठक, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा ना बेटा, है ना। बेटा होता क्या है ना, आंखें आगे हैं जल्दी देख लें, कान पीछे देर में सुनाई देगा, ये जस्ट मजाक कर रहा हूँ बेटा। जब दूर होते हैं तो होता क्या है कि लाइट बहुत तेजी से आती है ना, तो हमको दिखता है, लाइट आती है ना रिफ्लेक्ट होकर किसी चीज से तब हमको दिखता है बेटा, है ना। और साउंड को बेटा ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा दूर होंगे ना तो लाइट बहुत जल्दी से पहुंच जाएगी, पास होंगे तो वेरिएशन बहुत कम, दोनों ही चीजें बड़ी जल्दी आ जाएंगी। साउंड की वेलोसिटी होती है लगभग 330 और लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸, है ना, बहुत ज्यादा होती है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है, टाइम लैग हो जाता है, दिखता जल्दी है ना,
होता क्या है कि जैसे बच्चे को अगर मम्मी मार रही है तो ठक से आ, तुरंत आ, लेकिन अगर दूर खड़े तो फिर क्या होगा, आ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और भैया बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है खाली बोर हो रहे हैं सॉल्यूशन देखने में? बोर हो रहे तो भी कोई बात नहीं भैया, देख लो भैया, काम खत्म कर लो, कामयाब होना भैया, साफ सीधी सी बात। शुरुआत में बोला था, फिर बोल रहा हूँ, कामयाब जरूर होना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी होगी। हेलीकॉप्टर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, ठीक है, और T1 टाइम में वो इंजन को स्विच ऑफ करता है और T2 टाइम तक उसको आवाज आती, 30 सेकेंड्स पे आवाज आनी बंद हो जाती है। इसका मतलब T1 टाइम तक वो ऊपर गया, कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हाफ ए T1 स्क्वायर, इतना ऊपर गया। अब यहां पर जो इंजन की साउंड थी उसको अभी यहां पे पहुंचने में टाइम लगेगा। यहां पर जो अभी इंजन बंद हो गया, अब इसके बाद तो आवाज जनरेट होगी नहीं, पर ये जो आवाज जनरेट हुई ये तो अभी तक पहुंच रही है ना, ये कितनी देर में पहुंचेगी, डिस्टेंस इतना है अपॉन स्पीड, स्पीड क्या दे रखी है 320, और यहां से यहां आने में जो टाइम लग रहा है, आखिरी आवाज 30 सेकंड पे आएगी, T1 टाइम बाद निकली तो आने में टाइम क्या लगा होगा 30 माइनस T1। नहीं आया, नहीं आया, बता रहा हूं बेटा, देखो डग 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 करके जा रहे हैं, लेकिन जो डग हुई ना, अभी तो डग हो रही, वो नहीं सुनाई दे रही है, जब वो यहां जाएगा ना तो ये वाली आवाज सुनाई देगी। अब वो यहां पहुंच के उसने इंजन को कर दिया स्विच ऑफ, अब जो ये वाली आवाज पहुंचेगी इसके बाद आवाज नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद तो आवाज वो निकाल ही नहीं रहा है। तो T1 टाइम पे निकली वो आवाज, पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ ए T1 स्क्वायर बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और अब टाइम कितना लगेगा वापस आने में, T1 टाइम पे निकाली है, वापस आने में टाइम लगेगा 30 माइनस T1, तो ही टोटल टाइम हो गया 30 सेकेंड्स, तो ही टोटल टाइम हो गया 30 सेकेंड्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम, बस T1 में क्वाड्रेटिक है, खटाक से सॉल्व कर लो, हाफ 3 था ना एक्सेलरेशन, करेक्ट 3 था, T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 320 30 माइनस T1। आप क्या कर सकते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर आप चाहें कि मैं सॉल्व करूं तो चलिए ही करते, 3t स्क्वायर, खतरनाक सी बनेगी शायद, ये क्या आएगा 640 T1 प्लस 640 इंटू 30, 640 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3 कितना होता है, 63 जा 180, 4 3 जा 192, 640 इंटू 30 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस में आएगा माइनस में, इधर आके माइनस में, बहुत शानदार। अब बेटा आपको क्या करना है, इसके बाद सॉल्व कर देनी है क्वाड्रेटिक, है ना। तो T1 में क्वाड्रेटिक है, T1 की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2A, खत्म। ये टाइम आ गया T1, यहां से टाइम निकल के आ गया T1। इसके बाद कह रहे हैं टाइम आ गया कितनी हाइट पे स्विच ऑफ किया, बेटा अगर टाइम आ गया तो हाफ ए T1 स्क्वायर हाइट पे किया, कितने टाइम पे स्विच ऑफ किया, तो हाफ ए T1 स्क्वायर हाइट पे किया, ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद तो कर लेंगे ना भाई कैलकुलेशन, अब हम नहीं करेंगे इसके बाद, ठीक है। स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर एट दी मोमेंट व्हेन इट स्विचेस ऑफ, बेटा देखो अगर मैं मान ले रहा हूँ टाइम 80/3 सही आया है, मान लेता हूँ, है ना, मान ले रहा हूँ कि टाइम 80/3 सही आ रहा है, बेटा देखो पहली बात तो प्लस वाला ही लेना पड़ेगा, माइनस वाला भी चलेगा, चेक करते हैं। ये माइनस है, माइनस 640, तो माइनस में तो कुछ प्लस ही करना पड़ेगा, और माइनस 4AC किया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला लेना पड़ेगा, माइनस वाला तो हो नहीं सकता, है ना। तो बेटा जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 80/3, ठीक है, आप कर लीजिएगा ट्राई, ये 80/3 आ जाएगा। अब 80/3 आ रहा है, एक सेकंड में वेलोसिटी 3 से बढ़ रही थी, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो यार, a T1 हो जाएगी वेलोसिटी, मतलब 80 हो जाएगी वेलोसिटी, तो ये भी सही हो गया, d भी सही हो गया। पायलट स्विचेस ऑफ एट हाइट इतना, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी तब तक, हाफ ए T1 स्क्वायर, हाफ ए हो गया 3, T1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 80/3 का स्क्वायर, 6400/3 स्क्वायर, ये 3 गया 3 बचा, तो 3200 3200/3,
3200/3 बिल्कुल सही आंसर आ गया एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप बेटा मैं आपको सब कुछ समझा पाया हूं, है ना। और नहीं तो बेटा आपको क्या करना है, रिवाइंड करना है, दोबारा देखना है। बेटा कामयाबी आपको चाहिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और बेटा फिर से बोल दे रहा हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोई भी चीज अगर अटक रही हो, दोबारा देखें, तिबारा देखें, 10 बार देखें, है ना, लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए। बेटा आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अगर सब्जेक्ट होगा ना बेटा, सब्जेक्ट में क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होगी, तभी बेटा मजा भी आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आ पाएगा, है ना। आईआईटी डिमांड भी यही करता है कि जो चीज आप करें वो बिल्कुल पक्के से करें, है ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।